तो बेटा हम यहाँ पे सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 12th क्लास का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर। वैसे पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट है, लेकिन सॉलिड स्टेट अब मेन से हटा दिया गया है, एडवांस में आता है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन जो चैप्टर है ये मेंस के लिए और बोर्ड्स के लिए, उसके नीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बेटा हमें सॉल्यूशन चैप्टर बहुत कुछ आता हो, लेकिन अगर अपने को बेसिक चीज़ें एक आध नहीं आती होंगी तो हो सकता है कि वही क्वेश्चन आ जाए। मेंस में और नीट में पैटर्न रहा है कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन आ जाते हैं। हम ज़्यादा चीज़ें पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन को ईजी से लाइन का आ जाएगा। तो एनसीईआरटी के अंदर बेटा स्टार्टिंग में ही दे रखा है कि जो ब्रोंज है, ब्रोंज होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब अलॉय है किसकी, कॉपर की और टिन की। ऐसे ही ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक की अलॉय, ये अपने को याद होना चाहिए। जर्मन सिल्वर जो है वो कॉपर, जिंक और निकल की अलॉय है। उसके बाद में ये तीन तो एटलीस्ट याद होने चाहिए। तीन में भी बेटा ब्रोंज और ब्रास, मतलब ये 100% याद करने ही करने हैं। सोल्डर जो है वो लेड और टिन की एलॉय है। बाकी वाले ऐसे जिक्के के लिए पढ़े जा सकते हैं कि गन मेटल में क्या आता है, कॉपर, जिंक और टिन आता है। बेल मेटल और बेल ब्रोंज में क्या होता है बेटा, कॉपर और टिन होता है। तो ब्रोंज में भी कॉपर और टिन है, बेल ब्रोंज में या बेल मेटल में भी कॉपर और टिन है। फ़र्क क्या होता है फिर, इसमें थोड़ा सा हाइयर कंटेंट होता है टिन का। इसमें हाइयर कंटेंट होगा किस लिए बेटा, कि थोड़ी रिजिडिटी ज़्यादा हो, जो साउंड है वो अच्छे से प्रोड्यूस हो बेटा। फिर मोनल मेटल क्या होती है, निकल और कॉपर होता है, एल्निको, एल्यूमिनियम, निकल और कॉपर, कोबाल्ट। ठीक है, ये वाली चीज़ें थोड़ी बहुत पढ़ी जा सकती हैं जीके के लिए। अब अगर इस पे आए बेटा, अब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री अपने मेंस में से हटा दिया गया है। तो पहले एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में ये चीज़ डिटेल में होती थी, लेकिन एनसीईआरटी में यहाँ पे भी मेंशन है कि क्यों कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना ज़रूरी है, क्यों कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट होती है। तो अपने को पता होना चाहिए कि अगर 1 ppm फ्लोराइड आयन है, मतलब 1 पार्ट पर मिलियन फ्लोराइड आयन है, मतलब 10 लाख ग्राम पानी में अगर 1 ग्राम फ्लोराइड आयन होगा तो वो अपने दांतों के लिए अच्छा है। वाटर प्रिवेंट्स टूथ डिके, ये दांतों को, उसका जो क्षरण है, उसका टूटना है, उसको रोकेगा। वाइल 1.5 ppm कॉजेज द टूथ टू बिकम मोटल्ड, मतलब इससे मोटलिंग स्टार्ट हो जाएगी, दांतों के ऊपर स्पॉट्स आ जाएंगे। हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड कैन बी पॉइजनस, फॉर एग्जांपल सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड इन रेट पॉइजन। ये भी अपने को पता होना चाहिए कि रेट पॉइजन में सोडियम फ्लोराइड यूज होता है एनसीईआरटी की लाइन से। उसके बाद में बेटा सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। किसका, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का। होमोजीनियस मिक्सचर्स कौन से होते हैं, जिसमें सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर हो। जैसे अगर हमने चाय का एक कप लिया तो उसकी ऊपर वाली सिप में, पहली सिप में भी उतनी स्वीटनेस होगी जितनी लास्ट में है। इसका मतलब शुगर जो है वो यूनिफॉर्मली पूरी चाय के अंदर फैली हुई है। ठीक है, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। बेटा ये चीज़ें 11th में पढ़ा रखी हैं कि सोल्यूट लेसर अमाउंट में होगा तो भाई जब फिजिकल स्टेट सेम हो तब बोला जाता है। शुगर सिरप में भाई वाटर का अमाउंट कम होते हुए भी वो सॉल्वेंट बन जाता है। ये चीज़ें 11th में कर रखी हैं। जिस बच्चे के ध्यान में नहीं है वो बेटा 11th वाला वीडियो एक बार देख सकता है, 11th वाले लेक्चर देख सकता है। मैं इसको दिखाऊंगा अभी कि 11th का बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। ठीक है, 11th क्लास में मैंने बताया होगा कि टोटली ये कॉपी पेस्ट है। उसके बाद में जो बाइनरी सॉल्यूशन होता है उसमें 2 कंपोनेंट, टर्नरी में 3, क्वाटर्नरी सॉल्यूशंस में 4 कंपोनेंट होंगे। ये बात अपने को याद होनी चाहिए बेटा, एनसीईआरटी की लाइन है तो, कि जो कॉमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन है उसके अंदर 3.62 मास परसेंटेज होता है किसका, ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड। और सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या होता है, NaOCl। अब बेटा जैसे जो HOCl है, ये चीज़ 11th में पढ़ाई गई होगी कि HOCl है। HOCl का नाम हाइपोक्लोरस एसिड, लोअर देन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाइपोक्लोरस एसिड। इसका नाम हाइपोक्लोरस एसिड होता है। और अस में से H पॉजिटिव निकलता है तो आइट बनता है। तो अगर OCl नेगेटिव में बनाऊँ तो इसका नाम होगा हाइपोक्लोराइड। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या होता है बेटा, NaOCl हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि भाई टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, ये भाई 11th में भी बताया गया था कि 1 या A जो है मैं सॉल्वेंट के लिए यूज़ करूँगा, 2 या B जो है सॉल्यूट के लिए यूज़ करा जाएगा। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट के बेस पे अलग अलग बताए गए हैं। ये अपने को एग्जाम्पल एनसीईआरटी के हैं तो कुछ पढ़ना है। इसमें जो एक सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो वो बेटा मरकरी विद सोडियम, इनको अमलगम्स बोला जाता है। जो मरकरी की मेटल के साथ एलॉयज होती है उनको जनरली अमलगम बोला जाता है। जैसे जिंक अमलगम हो तो जिंक प्लस Hg। अब बेटा यहाँ पे जो मरकरी है, मरकरी क्या है, लिक्विड, वो किसके अंदर मिलाया गया है, सॉलिड के अंदर। कि सोडियम के अंदर मरकरी मिला दिया, सोडियम का अमाउंट ज़्यादा है
तो ये हमने याद रखना है, सॉलिड इसमें सॉल्वेंट है, ये सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल एक बार पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है बेटा, ये 11th में सारी पढ़ाई हुई है। जिस बच्चे के ध्यान नहीं है, जैसे मैंने कहा कि इसको मैं एक बार ऐड कर दूंगा, ठीक है, जो 11th वाला वीडियो है उसको मैं लिंक कर दूंगा। ये पार्ट्स पर मिलियन वगैरह ये सारी चीज़ें, मोलरिटी जो मोलर है, डेसीमोलर क्या होता है, मोलरिटी के बीच में रिलेशनशिप, उसके बाद में मोलरिटी मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशनशिप, नॉर्मेलिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो 11th क्लास की, फॉर्मेलिटी क्या होती है ये भी 11th क्लास में पढ़ाया गया होगा। टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता मोलरिटी पे, मोल फ्रैक्शन पे, इन सब पे, ये चीज़ें 11th क्लास की हैं। जो मैं मेन सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करूँगा वो यहाँ से बेटा, कि सोल्यूट और सोलवेंट क्या होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सोल्युबिलिटी क्या होती है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आज की क्लास में जैसे ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे हम, हेनरीज लॉ वगैरह। उसके बाद में बेटा सॉलिड सॉल्यूशन, फिर और आज की क्लास में मैं कोशिश करूँगा पहुँचाने की कहाँ तक, कि फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स, ये वाली चीज़ करने की। फिर उसके बाद में बेटा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, इसमें राउल्ट्स लॉ वगैरह, ये सारी चीज़ें करने की हम कोशिश करेंगे। राउल्ट लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, ये करेंगे हम। उसके बाद में डिफरेंस और सिमिलरिटीज़ बिटवीन राउल्ट्स एंड हेनरीज लॉ, ये करेंगे। आइडियल सॉल्यूशंस, तो यहाँ तक की चीज़ें करने की मैं कोशिश करूँगा 1 या 2 क्लासेज के अंदर। उसके बाद में बेटा ये कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज वगैरह समझेंगे। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार दिखा देता हूँ कि 11th में भी जो करवाया हुआ है, कि 11th में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ये पूरे का पूरा अभी जो मैंने दिखाई है, ये मोलर डेसीमोलर, ये 12th क्लास का उठा के वहाँ पे चिपकाया गया है, ठीक है। तो 11th में सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी हैं। अभी सॉल्यूशन चैप्टर में अगर करते हैं तो यहाँ से बेटा देखो कि जब सोल्यूट और सोलवेंट मिलते हैं, ठीक है, सोल्यूट और सोलवेंट मिलेंगे बेटा, ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर ऐसे है कि सबसे पहले इसमें हम सॉलिड की सोल्युबिलिटी लिक्विड में देखेंगे, फिर लिक्विड की लिक्विड के अंदर देखेंगे, फिर गैस की लिक्विड के अंदर देखेंगे बेटा, और ये मतलब लास्ट में वैसे लिक्विड इन लिक्विड आता है, उसके बाद में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आती हैं। ऐसे इस चैप्टर का पार्टीशन है। तो सबसे पहले सोल्युबिलिटी वगैरह डिस्कस करते हैं हम। तो सोल्यूट और जब सोलवेंट को मिलाया जाता है, सॉल्यूशन बनने वाले प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा, डिसोल्यूशन। अगर सॉल्यूशन से, जैसे पानी में हमने शुगर को ऐड किया, वाटर में शुगर को ऐड किया, तो वो जो सॉल्यूशन बना प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, डिसोल्यूशन। और अगर भाई उस स्वीट वाटर से जो मतलब मीठा सा पानी बन गया है, उससे अगर हम क्या करें, उसमें से हम जो शुगर है उसको अलग करें, तो ये प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन कहलाएगा बेटा। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होगा बेटा जिसके अंदर और ज़्यादा सॉल्यूट गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे डिजोल्व ना करा जा सके। जैसे मान लिया तुमने क्या करा, 1 कप पानी लिया है यहाँ पे, 1 कप वाटर के अंदर, ठीक है, 1 कप वाटर के अंदर तुमने कुछ शुगर ऐड करी, पहले 1 चम्मच शुगर ऐड करी, फिर 2, फिर 3, वो डिजोल्व होती गई। उसके बाद तुम और शुगर ऐड कर रहे हो तो वो ऐड हो ही नहीं रही है, तो ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, सैचुरेटेड। फिर तुमने क्या करा बेटा, इसको हीट किया, हीट करने पे थोड़ी और शुगर ऐड हो गई, और हीट करा, थोड़ी और शुगर ऐड हो गई, फिर अब चाहे तुम इसको हीट भी कर रहे हो तो फिर और शुगर ऐड नहीं हो रही है। ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें गिवन टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर और सॉल्यूट डिजोल्व ना हो। सुपर सैचुरेटेड कौन सा होता है, जिसमें हायर टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर भी और सॉल्यूट डिजोल्व ना करा जा सके। सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ होती है बेटा, सॉल्युबिलिटी होती है अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट दैट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, जो 100 ग्राम सॉल्वेंट में गिवन टेम्परेचर पे डिजोल्व होगा किसी सब्सटेंस का मास, जैसे 100 ग्राम अगर मान लो तुमने वाटर ले लिया, उसके अंदर कितना NaCl, मैक्सिमम NaCl डिजोल्व किया जा सकता है गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे, वो उसकी सॉल्युबिलिटी है। अब बेटा ये फैक्टर अच्छे से याद कर लेना, ये फैक्टर जो हैं, ठीक है, ये वाले फैक्टर सॉलिड इन लिक्विड में भी यही फैक्टर आएंगे, गैस इन लिक्विड में भी यही फैक्टर आएंगे, लिक्विड इन लिक्विड में भी यही फैक्टर आएंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन, पहली चीज़ नेचर ऑफ सॉल्यूट, दूसरी नेचर ऑफ सॉल्वेंट, फिर टेम्परेचर और प्रेशर। मैं जब लिक्विड की बात करूँगा, लिक्विड इन लिक्विड की बात करूँगा कि लिक्विड सॉल्वेंट और लिक्विड ही सॉल्यूट हो,
तब भी यही चीज़ आएगी बेटा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग में नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, टेम्परेचर और प्रेशर, ये चीज़ें आएंगी बेटा। तो अब सबसे पहले वाला पार्ट हम करते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड, ठीक है। तो वही देखिए हम, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो पहली चीज़ तो बेटा ये कि लाइक डिजोल्व्स लाइक, पोलर किस में डिजोल्व होगा, पोलर में, ठीक है। नॉन पोलर किस में जाएगा, नॉन पोलर में। ये 11th क्लास में भी हम ऐसी चीज़ें पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पोलर सोलवेंट H2O, पोलर क्यों है बेटा, इसमें ऐसे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, ये पोल्स बने होते हैं, इसलिए ये पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर सोलवेंट कौन सा है बेटा, इसके एग्जाम्पल बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह, ये इसके एग्जाम्पल हैं कि जैसे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये नॉन पोलर में आ रहा है बेटा। उसके बाद में अगर NaCl और शुगर लिखा है बेटा कि जैसे NaCl और शुगर दोनों ही वाटर में डिजोल्व होते हैं, लेकिन NaCl थोड़ा ज़्यादा होता है शुगर से, क्योंकि शुगर जो है वो क्या होता है बेटा अपना C12H22O11, ठीक है। ये चीज़ है, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये इतना डिजोल्व नहीं होगा। NaCl आयनिक कंपाउंड है, पूरा पॉजिटिव पूरा नेगेटिव चार्ज है, और H2O के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पोलर और आयनिक, NaCl आयनिक अच्छे से डिजोल्व हो जाएगा। उसके बाद में बेटा अगली चीज़ कि नेफ्थलीन और एंथ्रासीन, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन जो है बेटा वो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है, ठीक है, लेकिन बेंजीन में अच्छे से सोल्यूबल हो जाएंगी। बट NaCl जो है वो बेंजीन में सोल्यूबल नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ है कि ये क्या बता रहा है, ये एक तरह से हमने स्टडी करी है नेचर ऑफ सोल्यूट और सोलवेंट की, कि लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर पोलर में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। उसके बाद में अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर करें तो बेटा सोल्यूबिलिटी जो होगी वो टेम्परेचर बढ़ाने पे तीन तरह के केस बनेंगे, सॉलिड इन लिक्विड में तीन तरह के केस बनेंगे। पहला है कि इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऐसा नहीं है कि भाई तुम कोई सॉलिड लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हो और उसको हीट करोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी भी, कई बार सॉल्युबिलिटी घट भी सकती है। तो पहला केस कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये किस केस में होता है बेटा, फॉर एंडोथर्मिक डिजोल्यूशन। जो एंडोथर्मिक डिजोल्यूशन होगा ना, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ NaNO3, NH4Cl, AgNO3, इनका डिजोल्यूशन, ये दो तीन एग्जांपल ध्यान में रखने, इनका डिजोल्यूशन कैसा है बेटा, एंडोथर्मिक है। अब एंडोथर्मिक जैसे मतलब जब इनको डिजोल्व करेंगे सोल्यूट प्लस सोलवेंट, तो ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन बनाने के लिए, डेल्टा H पॉजिटिव है। तो ली चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट दी जा रही है तो वो स्पीड अप होगा। इनका डिजोल्यूशन मतलब इस तरफ जाने वाला प्रोसेस तुम्हारा एंडोथर्मिक है। अब अपन कैसे आइडिया लगाएंगे बेटा कौन सा एंडोथर्मिक और कौन सा एक्सोथर्मिक, तो देखो जैसे ये चीज़ मतलब कि 11th में जब हाइड्रेशन एनर्जी वगैरह पढ़ते हैं तब इसका डिस्कशन होता है कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जब ये वाटर में डाला गया तो अगर पत्थर की तरह पड़ा रहा तो इसका मतलब ये सोल्यूबल नहीं हुआ, ठीक है। तो पहले तो इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ब्रेक करना पड़ेगा। तो जब ये NaCl बना होगा, Na पॉजिटिव गैसीय आयन से प्लस Cl नेगेटिव गैसीय आयन से, तो जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। इस केस में जो एनर्जी रिलीज हुई है वो कौन सी, लैटिस एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू लैटिस एनर्जी इज रिलीज्ड। ये एनर्जी क्या हुई है बेटा, रिलीज हुई है। उसके बाद में अगर तुम क्या करोगे बेटा, इसको वाटर में डिजोल्व करोगे, तो वाटर में डिजोल्व करोगे तो इनके बीच का अट्रैक्शन ब्रेक करना है। तो ड्यूरिंग डिजोल्यूशन, ठीक है, इनका डिजोल्यूशन करोगे तो ड्यूरिंग डिजोल्यूशन या हाइड्रेशन, ड्यूरिंग हाइड्रेशन एनर्जी इक्वल टू, बेटा जो पहले रिलीज हुई थी अब वो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वो सप्लाई करनी पड़ेगी वापस से। ड्यूरिंग हाइड्रेशन एनर्जी इक्वल टू लैटिस एनर्जी इज सप्लाइड, ये क्या करनी पड़ेगी, हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। उसके बाद में बेटा Na पॉजिटिव, ये आएगी कहाँ से एनर्जी, Na पॉजिटिव के ऐसे वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, इस प्रोसेस को हाइड्रेशन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है बेटा, हाइड्रेशन बोला जाएगा। तब ये इसको सराउंड करेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स नए बन रहे, जब भी अट्रैक्टिव फोर्स बनेंगे तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो अगर किसी में बेटा मतलब ये एक और कंसेप्ट था कि लैटिस एनर्जी, बोर्न लैंडे इक्वेशन, केमिकल बॉन्डिंग में 11th में पढ़ाई होगी ये,
केमिकल बॉन्डिंग, और यहाँ पे ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में छठी सातवीं में होगा भाई ये। कहीं पे ये बॉन्ड लेंथ वगैरह डिस्कशन होता है, बॉन्ड लेंथ इक्वेशन पढ़ाई गई होगी, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड वगैरह में बेटा ये चीज़ आई होगी। तो वहाँ पे क्या था कि जैसे लैटिस एनर्जी जो है, ठीक है, नहीं आया तो अभी, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके भाई, चार्ज के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज के। और हाइड्रेशन एनर्जी भी जो है ये भी 11th क्लास में बताया हुआ है कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चार्ज के, इन्वर्सली किसके, साइज के। तो जो NaCl है बेटा, इसकी लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा है, ठीक है। किससे, अगर मैं कंपेयर करूं यहाँ पे KCl से, ठीक है, अगर KCl से मैं कंपेयर करूं तो KCl जो होगा इसका साइज पोटासियम का बड़ा, इसके हाइड्रेशन एनर्जी कम आएगी, लैटिस एनर्जी भी कम आएगी। तो तुम एक चीज़ देखोगे कि भाई जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, इन वाले केस में कितना पॉजिटिव, 1 1 वाला, इनका एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन है। याद करने के लिए बेटा, मतलब इनमें लैटिस एनर्जी ज़्यादा रही होगी, हाइड्रेशन एनर्जी कम रही होगी। ये 2 3 एग्जाम्पल मतलब याद रखे जा सकते हैं। इनमें तुम एक चीज़ नोटिस करोगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज टोटल, और इसके ऊपर टोटल कितना चार्ज, 2 नेगेटिव। इसके ऊपर कितना चार्ज बेटा, सीरियम जो 2 पॉजिटिव है। अगर तुम सल्फेट आयन को देखोगे तो सल्फेट आयन के ऊपर कितना होता है, 2 नेगेटिव, यहाँ पे 3 पॉजिटिव में जाएगा। यहाँ पे कार्बोनेट कितने वाला है, 2 नेगेटिव वाला। मतलब टोटल तुम देखोगे तो यहाँ पे 2 नेगेटिव वाले एनायन हैं, ठीक है। तो इनमें भाई चार्ज जो है, ठीक है, चार्ज बेटा साइज के से ज़्यादा मैटर करता है हाइड्रेशन एनर्जी के केस में। तो इनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, इनमें एनर्जी रिलीज ज़्यादा हुई होगी, सप्लाई कम करी गई होगी, ठीक है। अब रिलीज ज़्यादा हुई है, और दूसरा तुम इसमें देखोगे बेटा, एक और चीज़ तुम पढ़ते हो कि कोवेलेंट करैक्टर जो होता है, कोवेलेंट करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चार्ज के। तो बेटा इनमें कोवेलेंट करैक्टर भी बढ़ता जा रहा है। इनमें कौन सा करैक्टर बढ़ता जा रहा है, कोवेलेंट करैक्टर। आयनिक करैक्टर कम होता जाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में तोड़ना ईजी है, तो मतलब इसकी लैटिस एनर्जी थोड़ी सी कम है। हाइड्रेशन एनर्जी जब 2 2 नेगेटिव वाले आ जा रहे हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो देनी हमें कम पड़ रही है, रिलीज क्या हो रही है, ज़्यादा। तो तुम इसमें देखोगे कि जो डिजोल्यूशन है उसमें ओवरऑल एनर्जी निकल रही है। तो इनका डिजोल्यूशन कैसा प्रोसेस हुआ, एक्जोथर्मिक। अब एक्जोथर्मिक में तुम हीट सप्लाई करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो इसका डिजोल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये सेकंड केस है, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसमें 2 नेगेटिव वाले एनायन है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखी जा सकती है। इरेगुलर बिहेवियर का एग्जाम्पल बेटा, इसका एग्जाम्पल है एक ये जैसे Na2SO4.10H2O, इसकी सोल्युबिलिटी पहले तो एक टेम्परेचर तक इंक्रीज होती है, फिर क्या होती है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ये क्या बताया है कि इस तरफ Na2SO4 टेम्परेचर मान लो पहले 0 डिग्री सेल्सियस से तुम बढ़ाते बढ़ाते, ठीक है, बढ़ाते बढ़ाते टेम्परेचर को लेके गए कहाँ तक, तुम लेके गए 32.8 डिग्री सेल्सियस तक, बढ़ाते जा रहे हो इस तरफ, तो इसके वाटर मॉलिक्यूल ऐड होते जा रहे हैं। लेकिन जब तुम क्या करोगे, इसको दूसरी तरफ लेके जा रहे हो इस डायरेक्शन में, मतलब अब वो 32.8 पहुंच रहे हो, तो वाटर मॉलिक्यूल हटना स्टार्ट कर देते हैं। ये इरेगुलर बिहेवियर है। कहाँ से कौन से टेम्परेचर पे स्टार्ट होता है, 32.8 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसको बोला जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। मतलब कुछ ट्रांजिशन हो गया होगा यहाँ पे, हो सकता है सॉलिड से कुछ लिक्विड बन गया हो, या एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चली गई हो। और ये ट्रांजिशन मतलब जैसे अगर तुमने सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा तो उसमें जिंक सल्फाइड की 2 फॉर्म, वुडजाइड और जिंक ब्लेंड, तो हो सकता है कुछ इस तरह से क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में चेंज आया हो बेटा। उसके बाद में अफेक्ट ऑफ प्रेशर देखेंगे। अफेक्ट ऑफ प्रेशर है सॉलिड की सोल्युबिलिटी का, किस में, लिक्विड के ऊपर, वो नेग्लिजिबल। बेटा तुम इसको आगे हम करेंगे ये चीज़। अब ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लिया ये कोई रूम है, ठीक है, या कोई ये सिलेंडर है, इसके ऊपर ऐसे मूविंग या मूवेबल पिस्टन लगा रखा है, ठीक है, और इस कमरे के अंदर हमने यहाँ पर वाटर भर रखा है यहाँ तक, या इस कंटेनर के अंदर H2O है।
ऊपर गैस के मॉलिक्यूल घूम रहे हैं भाई, ये कोई भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस घूम रही है। अब तुम क्या करोगे बेटा, जब इसको नीचे पुश करोगे इस पिस्टन को, तो गैस के पास क्या ऑप्शन बचेगा, गैस जो उड़ रही थी ऊपर वो किस में घुसेगी, इस लिक्विड के अंदर घुस जाएगी। तो मतलब प्रेशर बढ़ाने पर गैस की सोल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ी। लेकिन बेटा तुमने अगर पानी के अंदर नमक मिला रखा है, पानी के अंदर नमक मिला रखा है तो सॉलिड है वो बेटा, ऑलरेडी किसके अंदर पड़ा होगा, यहाँ पे वो H2O के अंदर NaCl पड़ा होगा। अब टेम्परेचर इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे, तो प्रेशर बढ़ाने पर ये पानी थोड़ी अंदर घुस जाएगा या वाटर थोड़ी अंदर चला जाएगा। तो बेटा सॉलिड और लिक्विड ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इसलिए सॉलिड की सोल्युबिलिटी लिक्विड में वो अफेक्ट नहीं होगी प्रेशर से, नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। उसके बाद में बेटा देखो, अपन ने सबसे पहले पढ़ा अभी सॉलिड की सोल्युबिलिटी किस में, लिक्विड में। 3 इसके फैक्टर, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, दूसरा या तीसरा फैक्टर क्या था, फिर टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, उसके बाद में लास्ट था इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो मतलब सिंपल से पॉइंट इतना जो हमने समझा है, उसके सिंपल से पॉइंट्स याद रखे जा सकते हैं कि जो सॉलिड है उसकी सोल्युबिलिटी टेम्परेचर का अगर हम इफेक्ट देखते हैं तो पहला केस टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगी। तो इसके एग्जाम्पल जिनके ऊपर +1 चार्ज था, +1 -1 वाले, जैसे NH4Cl, ठीक है, जैसे AgNO3 NNO3 एग्जाम्पल थे। इनका डिजोल्यूशन जो है एंडोथर्मिक रहा होगा, तभी तो टेम्परेचर बढ़ाने पर और ज़्यादा डिजोल्यूशन हो रहा है, तभी सोल्युबिलिटी बढ़ रही है। दूसरे जिनके ऊपर 2 नेगेटिव था, तो इनमें कोवेलेंट करेक्टर कम रहा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी, चार्ज ज़्यादा है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो गई होगी। और भाई इस वजह से तुम इसमें एक चीज़ और देखो बेटा, अगर तुमने नोटिस करा हो तो लिथियम 2 पॉजिटिव, छोटा, ये लिथियम पॉजिटिव छोटा सा कैटायन ले रखा है, कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा है, लैटिस एनर्जी कम, तो इनमें हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है, तो डिजोल्यूशन एंड एक्जोथर्मिक है, एक्जोथर्मिक पहले हीट बाहर निकल रही है, तुम और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उस टाइम पर सोल्युबिलिटी घटेगी। तीसरा बिहेवियर इरेगुलर बिहेवियर, एग्जाम्पल Na2SO4.10H2O। इसमें क्या होता है, पहले तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगी एक सर्टेन टेम्परेचर तक, जो इस केस में 32.8 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद में सोल्युबिलिटी क्या होगी बेटा, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्युबिलिटी घटना स्टार्ट कर देगी। 32.8 ट्रांजिशन टेम्परेचर है, यहाँ पे हो सकता है कि एक इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज हो गई हो। इफेक्ट ऑफ प्रेशर नेग्लिजिबल है, क्यों नेग्लिजिबल है, क्योंकि यहाँ पे बेटा सॉलिड और लिक्विड जो हैं वो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में बेटा अगली चीज़ आई यहाँ पे, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स, ठीक है। अब सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स देखते हैं हम, तो ये किस किस पर डिपेंड करती है बेटा, ये डिपेंड करती है वही जो मैंने बताए थे फैक्टर, सबके लिए याद रखना है। पहला फैक्टर नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, फिर टेम्परेचर, और उसके बाद में कौन सा फैक्टर बेटा, प्रेशर फैक्टर। तो अब तुम देखो, सबसे पहले अगर हम पढ़ें कौन सा बेटा, कि नेचर वाला, पहला फैक्टर नेचर वाले फैक्टर को डिस्कस करें, तो जो ज़्यादा सोल्यूबल गैसेज होंगी, कि द मोस्ट सोल्यूबल गैसेज आर दोज विच केमिकली रिएक्ट विद सोलवेंट, जो सोलवेंट के साथ केमिकली रिएक्ट कर जाएंगी वो गैसेज ज़्यादा सोल्यूबल होंगी। जैसे अमोनिया को हमने वाटर में मिक्स किया तो वो NH4OH बना लेता, वाटर के साथ रिएक्ट करती है इसलिए ज़्यादा सोल्यूबल होगी अमोनिया, एक्सेप्शनली ज़्यादा सोल्यूबल होगी। SO2 को अगर वाटर में भाई मिलाया गया, ठीक है, तो SO2 को जब वाटर में पास करेंगे तो वो क्या बना लेती है, H2SO3, ये भी केमिकली रिएक्ट करती है तो ज़्यादा सोल्यूबल। HCl को बेटा वाटर में मिलाया गया तो ये हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, ये बनेगा, H पॉजिटिव लॉस कर देता है, तो ये भी ज़्यादा सोल्यूबल होंगे, हाईली सोल्यूबल इन H2O, ये बताया गया है। उसके बाद में वेरेज H2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन, बेटा वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर फ्री हाइड्रोजन नहीं पड़ी है वाटर के अंदर, तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, हीलियम, ये सब वाटर के अंदर लेस सोल्यूबल होती हैं क्योंकि केमिकली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं ये, ठीक है। उसके बाद में बेटा इजीली लिक्विफिएबल गैसेज फॉर एग्जांपल NH3 आर मोर सोल्यूबल, ये लिखा है बेटा, इसके बेस पे मेंस में क्वेश्चन भी तुमने देखा होगा PYQ में, मोर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा इजीली लिक्विफिकेबल होगी, ज़्यादा सोल्यूबल होगी। और ज़्यादा इजीली लिक्विफिकेबल क्यों होती है बेटा वो, क्योंकि इसमें अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होते हैं। इसको मैं ऐसे समझ सकता हूँ, पहले तो अपने को क्रिटिकल टेम्परेचर पता होना चाहिए। क्रिटिकल टेम्परेचर स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ाया जाता है, ये क्या होता है, वो टेम्परेचर
जिसके बाद में गैस को लिक्विफाई ना किया जा सके, डज नॉट मैटर हाउ मच प्रेशर इज अप्लाइड। देखो सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल ऐसे चिपके हुए होते हैं, लिक्विड के थोड़े दूर, गैस के थोड़े और दूर। अगर हमने गैस से लिक्विड बनाना है तो प्रेशर लगाएंगे, पार्टिकल नज़दीक आ गए। अब भाई लिक्विड से सॉलिड बनाना है तो और प्रेशर लगाएंगे, पार्टिकल चिपक गए, सॉलिड बन गए बेटा, ठीक है। तो अब तुमने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ा दिया बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो गैस के पार्टिकल के पास में इतनी ज़्यादा थर्मल एनर्जी आ गई है कि तुम प्रेशर भी लगा रहे हो तो भी वो नज़दीक नहीं आ पा रहे। तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके बाद में गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, डज नॉट मैटर हाउ मच प्रेशर इज अप्लाइड। तो अगर मैं यूँ कहूँ कि एक गैस ए है, ठीक है, एक गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर है वो है 40 डिग्री सेल्सियस, दूसरी गैस बी उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस। कौन से को लिक्विफाई करना ईजी होगा? तो बेटा जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है उसको लिक्विफाई करना ईजी होगा। कैसे ईजी होगा? देखो जो 40 वाली है, आजकल गर्मियों में टेम्परेचर 45-46 तक जा रहा है, तो पहले उस गैस को ठंडा करना पड़ेगा, फिर प्रेशर लगाना पड़ेगा, तब वो लिक्विड बनेगी। लेकिन 200 डिग्री सेल्सियस वाली को तो चाहे और गर्मी बढ़ जाए फिर भी अपने ने सिर्फ क्या करना है, प्रेशर लगाना है, वो इजीली लिक्विफाई हो जाएगी। तो जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो गैस इजीली लिक्विफाई करी जा सकती है। ये बात समझ में आ गई बेटा? तो ऐसे एक क्वेश्चन है मेंस का पीवाईक्यू का जिसमें कुछ गैसेज के क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखे हैं और उनके हेनरीज कांस्टेंट या सॉल्युबिलिटी वगैरह पूछी गई है। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो गैस इजीली लिक्विफिकेबल होगी, वो गैस ज़्यादा सोल्यूबल होगी। उसके बाद में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बेटा ये जो लिखा हुआ है अगर तुम ये नहीं भी पढ़ते हो तो इतना पता होना चाहिए कि पानी को जब उबालते हैं, ठीक है, पानी को उबालते हैं तो उसमें बुलबुले उठते हैं, ठीक है। जो वो बबल्स उठ रहे हैं वो क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि जो उसके अंदर गैस थी वो गैस एस्केप आउट कर रही है अब। तो अब बेटा पहले गैस अगर मान लो पानी के अंदर पड़ी भी है, तुम उसको गर्म कर रहे हो तो उसके पास थर्मल एनर्जी आ रही है और थर्मल एनर्जी आने की वजह से वो गैस क्या कर रही है बेटा, वाटर का जो वाटर है, ठीक है, वाटर के अंदर से, वाटर के बल्क से बाहर निकल के वो एस्केप आउट कर रही है, बाहर निकल रही है बेटा। तो लिखा है जनरली सोल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जनरली ये सोल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी विद, मतलब सोल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे सोल्युबिलिटी घटेगी। बिकॉज जनरली, ठीक है, जनरली गैसेज डिजोल्व इन लिक्विड विद इवोल्यूशन ऑफ हीट, मतलब एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है। बकवास बात है, अपने को ये चीज़ ऐसे याद रखनी है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, गैस मतलब पानी में उठते हैं बुलबुले, उसकी सोल्युबिलिटी घटती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी घट रही है, इसका मतलब जो उसका डिजोल्यूशन था वो एंडोथर्मिक तो नहीं रहा होगा, कैसा रहा होगा, एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक प्रोसेस ही तो उसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर वो रिवर्स में जाएगा, तो सोल्युबिलिटी घट रही है, इसका मतलब जब डिजोल्व हुई होगी तो प्रोसेस कैसा रहा होगा, एक्जोथर्मिक रहा होगा। एंडोथर्मिक होता तो सोल्युबिलिटी और बढ़नी चाहिए थी, गैस और आनी चाहिए थी। उसके बाद में बेटा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है, तो ऐसी छुपी हुई चीज़ें पूछी जा सकती हैं मेंस में, क्योंकि अपन बहुत हाई लेवल का पढ़ रहे होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर मारते हैं। तो ये चीज़ अपने को एनसीईआरटी अच्छे से पता होना चाहिए कि कुछ गैसेज हैं, देयर आर सर्टेन गैसेज सच एज हाइड्रोजन एंड इनर्ट गैसेज। कौन सी गैसेज? हाइड्रोजन और इनर्ट गैसेज, जिनकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज स्लाइटली विद इंक्रीज इन ऑफ टेम्परेचर, स्पेशली किस में बेटा, स्पेशली किस में, नॉन एक्वस सॉल्वेंट सच एज एल्कोहल, एसीटोन, हाइड्रोकार्बन, एटीसी। एनसीईआरटी के अंदर लाइन लिखी हुई, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अपने को कुछ नहीं पता भाई, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना है अपने ने कि कुछ गैस हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगी, नॉन एक्वस सॉल्वेंट लाइक एल्कोहल, एसीटोन, हाइड्रोकार्बन। गैसेज का एग्जाम्पल हाइड्रोजन और साथ में इनर्ट गैसेज, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अपने ने मान लेना है, ठीक है। उसके बाद में बेटा वैसे टेम्परेचर का इफेक्ट बताने के लिए एक इक्वेशन दे रखी है, इसका कोई डायरेक्ट सा न्यूमेरिकल आता नहीं है कि ये ln नेचुरल लॉग सोल्युबिलिटी 1, सोल्युबिलिटी 2, सोल्युबिलिटी 1 कहाँ पर है, टेम्परेचर T1 पर, सोल्युबिलिटी 2 कहाँ पर है, टेम्परेचर T2 पर, डेल्टा H अपॉन R लिखा हुआ है। उसके बाद में बेटा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये अभी अभी हमने डिस्कस करा था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो था, ठीक है, ये अभी 1-2 मिनट पहले ही हमने डिस्कस करा है कि यहाँ पे अगर तुमने कोई कंटेनर ले रखा है, इसके अंदर यहाँ तक वाटर भर रखा है और इस वाटर के अंदर थोड़ी बहुत गैस पहले ही है, ऐसे एक आध गैस का मॉलिक्यूल पड़ा है, ऊपर भी गैस उड़ रही है भाई, समुद्र के ऊपर गैस उड़ रही है, सारी समुद्र के पानी में थोड़ी ही घुसी हुई है, ठीक है। अब तुमने क्या करा, यहाँ पे
ऐसे ही मूवेबल पिस्टन लगा रखा है, और इस मूवेबल पिस्टन में तुम क्या करोगे बेटा, मूवेबल पिस्टन में अगर तुमने इसको नीचे पुश किया, प्रेशर लगाया, तो गैस तो कंप्रेसिबल होती है, वो नीचे की तरफ भागेगी, नीचे की तरफ भाग के किस में आएगी, लिक्विड में। तो प्रेशर बढ़ाने पर गैस की सोल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ेगी। सॉलिड की लिक्विड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। गैस की लिक्विड में क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। उसके बाद में है बेटा हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता है, ठीक है, अब ये हेनरी लॉ बड़ा इसका अच्छा तगड़ा सा ड्रामा है। हेनरी लॉ बताया डाल्टन ने, बोलते किसी को हेनरी लॉ। तो अगर मैं इसको सिंपल सा बताऊं तो हेनरी लॉ यूँ कहता है, जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट थी कि मास ऑफ ए गैस डिजोल्ड, मास ऑफ ए गैस डिजोल्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। किसकी बात कर रहा है हेनरी, मास की बात कर रहा है। मास ऑफ ए गैस डिजोल्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, जो गैस डिजोल्व हुई सॉल्वेंट के पर यूनिट वॉल्यूम में ऑफ द सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। मतलब कुछ नहीं भाई, ठीक है, ये इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन, ये बकवास है भाई, ठीक है। मतलब उसने जो ये अपन हिंदी में बात कर रहे हैं उसने इसको इंग्लिश में लिख दिया कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, तो अगर मान लिया जैसे यहाँ पे पहले 10 किलो यहाँ पर वाटर है, ठीक है, 10 किलो वाटर, पहले 5 ग्राम गैस डिजोल है इसमें, तो पर यूनिट सॉल्वेंट कितनी आ गई, 5/10 भाई, 1 kg में इतनी आ रही है। और ये ग्राम अगर तो इसको kg में करोगे तो 5 × 10⁻³ kg। तो ऐसे लिखा जा सकता है नीचे, kg मतलब पर kg में इतने पर kg आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद में तुम क्या करो, प्रेशर बढ़ाओगे तो और ज़्यादा गैस आएगी, और ज़्यादा गैस, मान लिया 15 आ गई तो 15/10 आएगा यूनिट में। तो ये मतलब बेसिक सी चीज़ है कि प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी, ठीक है। अब हेनरी ने ये स्टेटमेंट क्या बोली कि मास ऑफ ए गैस डिजोल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। जैसे मैंने भाई अभी यहाँ पे मास लिख दिया, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब लीटर लिखा जा सकता था, यहाँ पे लीटर लिखना चाहिए था कि मास ऑफ ए गैस डिजोल्व पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे तो वॉल्यूम ही लिखा है, वो गलती से वहाँ पे मैंने मास लिख दिया कि मास ऑफ ए गैस, गैस का मास है और जो सॉल्वेंट है उसका वॉल्यूम है। तो यहाँ पे जो कर रहे थे हटा दिया वो मैंने, ठीक है, मतलब वॉल्यूम आ जाए 10 लीटर नीचे तुम लिख सकते थे। तो मास ऑफ ए गैस डिजोल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। तो गैस का मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। ज़्यादा प्रेशर लगाया गैस के ऊपर तो उसका ज़्यादा मास डिजोल्व होगा यूनिट सॉल्वेंट में, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में। तो यहाँ पे इसको हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया गया जिसको के बोला, के बेटा हेनरी ने इतना ही काम किया था, ठीक है। बाद में ये उल्टे सीधे मिक्स करे हैं। तो डाल्टन ने क्या करा, डाल्टन ने कहा कि डाल्टन ने सॉल्युबिलिटी वर्ड का यूज करा। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। हेनरी ने मास बोला, इसने बोल दिया सॉल्युबिलिटी, और इसने कहा कि सॉल्युबिलिटी को मैं मोल फ्रैक्शन से बताऊंगा। इसको अपन यूँ समझ सकते हैं, अगर पहले 10 ग्राम NaOH है किस में, इन 90 ग्राम H2O, ठीक है। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालूं तो 10/40, ये तो मोल्स ऑफ NaOH हो गए। उसके बाद में टोटल मोल 10/40 प्लस 90/18, ये क्या आ गई अपनी मोल फ्रैक्शन NaOH की आ गई। अगर भाई मैं यूँ कह दूं कि अब की बार 20 ग्राम NaOH है, ठीक है, 20 ग्राम NaOH किस में, इन 90 ग्राम H2O में, तो ज़्यादा अमाउंट डिजोल्व है, तो देखते हैं ज़्यादा सोल्युबिलिटी, अभी क्या इसका मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा आएगी। तो अगर अब मोल फ्रैक्शन देखूँ मैं तो वो 20/40 मोल्स ऑफ NaOH आए यहाँ से, नीचे टोटल मोल से तो 20/40, और प्लस क्या लिखूँगा बेटा मैं यहाँ पे 90/18। अगर इसको सोल्व करता हूँ तो ऊपर 0.25, नीचे 5.25, यहाँ पर करेंगे तो बेटा ये 1/2 मतलब ऊपर तो 0.5, नीचे
5.5। अगर सोल्व करके देखोगे तो मेरे हिसाब से ये वाली जो वैल्यू है एक्स एन यू एच एक्स एन यू एच क्या आना चाहिए अपना, ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू वैसे भी 5/55 कितना आ रहा है, 1/11 आ रहा है। इसको देखोगे तो 25/525 कर लो और सोल्व करोगे तो 1/21। मतलब अमाउंट बढ़ता है तो उसकी मोल फ्रैक्शन भी बढ़ती है बेटा। ठीक है, तो डाल्टन ने क्या कहा, डाल्टन ने सोल्युबिलिटी को, भाई हेनरी ने मास कहा था, डाल्टन ने सोल्युबिलिटी कह दिया, उसने कह दिया सोल्युबिलिटी को मैं मोल फ्रैक्शन की टर्म में बताऊंगा। या उसने क्या बोल दिया भाई, अब अगली स्टेटमेंट फैंसी सी लिख के कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। जो भी लिखा है इंग्लिश में कि मोल फ्रैक्शन है वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगी, मतलब प्रेशर ज़्यादा सोल्युबिलिटी ज़्यादा मोल फ्रैक्शन ज़्यादा। ठीक है, ऐसे प्रोपोर्शनल दिखाया बेटा। अब प्रोपोर्शनल दिखाया है यहाँ पे कि x प्रोपोर्शनल है किसके, p के मोल फ्रैक्शन। तो बेटा अब हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया प्रोपोर्शनलिटी को, x k डैश p। बेटा जो p आया वो 1/k डैश, बेटा 1/k डैश को kh बोला है नीला कांस्टेंट। देखो डाल्टन ने जब ड्रामे करे ना, अब जब नया कांस्टेंट आया उसको हेनरी कांस्टेंट बोला है, ऊपर वाले को नहीं बोला। अगर डायरेक्ट तुमसे यूँ कहता है ना कि हेनरी लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखो, तो अपन ये लिख देते हैं P = KHX। लेकिन ये आया कब था, डाल्टन के ड्रामे होने के बाद में। उसके बाद में बेटा द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, अगर मैं इसको इस मैथमेटिकल फॉर्मूले को इंग्लिश में लिखूं, ठीक है, तो ये क्या है, मतलब हेनरी लॉ की मॉडिफाइड स्टेटमेंट भी बोल देते हैं इसको कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। अरे ये पार्शियल प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल, मोल फ्रैक्शन के। तो यहाँ से बेटा एक ग्राफ अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ तो P = KHX। ठीक है, अगर एक ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ P = KHX + 0 लिखूँ, P प्रेशर वाई एक्सिस पे, KH हमारा M हो जाएगा, X है वो X एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन, C इंटरसेप्ट अपना 0। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ रही है, यहाँ से स्लोप क्या आया इसका, KH आया, ये मोल फ्रैक्शन, ये पार्शियल प्रेशर बेटा। यूनिट ऑफ KH जो है, अब तुम देखो बेटा यहाँ पे P = KHX, जो मोल फ्रैक्शन क्या आती है, मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल इन सॉल्यूशन। ऊपर भी मोल से मोल कैंसिल, ये चीज़ तो यूनिट लेस होती है। तो दोनों तरफ यूनिट सेम होने के लिए प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर या बार, तो KH की यूनिट भी क्या आनी चाहिए, एटमॉस्फेयर या बार आनी चाहिए। तो KH की यूनिट क्या होती है, एटमॉस्फेयर और बार और किलो बार ये हो सकती है बेटा। ये केल्विन बार नहीं, किलो बार लिखा हुआ है, मतलब प्रेशर की ही यूनिट इसकी होंगी। अब बेटा ये चीज़ ऑब्जर्व करी गई कि डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट KH वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर। अलग अलग गैस की सेम टेम्परेचर पे जो pH वैल्यूज हैं, ठीक है, वो क्या हैं, अलग अलग हैं। तो इससे क्या है बेटा, KH जो है वो फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, कि वो गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करता तो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता तो सबका सेम टेम्परेचर पे सेम KH आना चाहिए था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि KH किस पे डिपेंड करता है, इज ए फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, कि कौन सी हम गैस ले रहे हैं, किसके कितना KH होगा। अब लिखा है KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल सोल्युबिलिटी के KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कैसे आता है ये चीज़ समझते हैं बेटा। अपने पास है ऐसे, समझने के लिए इसको यूँ देखो, P = KHX। प्रेशर जो है वो मान लिया, एक बार मैं फिक्स कर दूँ यहाँ पे, प्रेशर कर दिया 10। तो अगर भाई KH अपना 2 है तो सोल्युबिलिटी, वैसे मोल फ्रैक्शन 1 से कम रहती है मुझे पता है, सिर्फ समझने के लिए लिख रहा हूँ बेटा। P ये जो KH है यहाँ पे x की वैल्यू 5 आएगी। अगर भाई मतलब 1 से स्टार्ट करते हैं, KH 1 है तो ये कितना 10, ये 2 है तो कितना 5, ये 4 है तो ये कितना 2.5। अगर भाई यहाँ पे तुम्हारा ये कितना हो गया 5, तो ये 2। अगर भाई यहाँ पे तुम्हारा ये मैंने लिखा कि 5 के बजाय यहाँ पे लिख दिया मैंने कितना, अब 10 ही लिख देता हूँ, 10 है तो ये कितना 1। ठीक है बेटा, तो तुम एक चीज़ देखो कि जैसे जैसे KH बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे KH बढ़ता जा रहा है, X क्या होता जा रहा है बेटा, घटता जा रहा है, X घटता जा रहा है। अगर किसी को भाई इसमें आपत्ति हो तो वो इसको 1 मान ले, इसको 1 मान ले। ये 2 लिखा है तो अब ये 0.5 हो जाएगा, ये 0.25 हो जाएगा, ये 0.2 हो जाएगा, ये 10 लिखा है तो ये कितना हो जाएगा बेटा अपना 0.1। तो तुम यहाँ से भी देख सकते हो, अगर KH बढ़ रहा है तो X घट रहा है,
एक्स घट रहा है मतलब गैस की सोल्यूबिलिटी घट रही है, मोल फ्रैक्शन घट रही है मतलब सोल्यूबिलिटी घट रही है। तो बेटा के एच, या तुम यहाँ से इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो एक्स है वो किसके इक्वल, पी अपॉन के एच के, ठीक है। एक्स क्या है तुम्हारी, मोल फ्रैक्शन और सोल्यूबिलिटी, ये मोल फ्रैक्शन और सोल्यूबिलिटी, मोल फ्रैक्शन और सोल्यूबिलिटी। तो यहाँ से तुम क्या देखोगे कि जो के एच है, ठीक है, के एच और सोल्यूबिलिटी कैसे प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अपने को पता है कि सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी और टेम्परेचर, गैस की सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर घटती है, तो सोल्यूबिलिटी और टेम्परेचर इन्वर्सली, सोल्यूबिलिटी और जो के एच है वो भी इन्वर्सली। इसका मतलब के एच और टी कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएंगे। बेटा यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो एक्वेटिक स्पीसीज होंगी, ठीक है, एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं रदर देन हॉट वाटर। क्योंकि जो एक्वेटिक स्पीसीज हैं बेटा, मछली मछली, उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए डिजोल्ड। अब बेटा अगर ठंडा पानी है तो उसमें ज़्यादा गैस घुली होंगी, ज़्यादा नाइट्रोजन ऑक्सीजन होंगी। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो गैस की सोल्यूबिलिटी घटेगी, मछलियों के पास भाई सांस लेने के लिए ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा अवेलेबल होगी नहीं, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल किस में होती हैं, कोल्ड वाटर में होती हैं, हॉट वाटर में कम कंफर्टेबल होती हैं, ठीक है। अब लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ बेटा ये याद रखने, अब की बार एक क्वेश्चन आया भी है जेई में, जिसमें जो क्वेश्चन आया है बेटा, जिसमें राउल्ट और हेनरी लॉ के बीच में सिमिलरिटीज़ का, या मतलब कि भाई कौन कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं या स्पेशल केस कैसे हैं, ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। मेरा एग्जैक्टली ध्यान नहीं है बेटा। अभी लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ ये अपने को पता होनी चाहिए कि हेनरी लॉ सिर्फ कब वैलिड है, प्रेशर होना चाहिए लो, टेम्परेचर ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए, गैस ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पानी के अंदर तुमने HCl मिला दिया, ये हाईली सोल्यूबल है तो हेनरी नहीं लगाएंगे भाई, कम सोल्यूबल गैसेज के लिए लगता है। गैस नाइदर रिएक्ट्स केमिकली, ना तो केमिकली रिएक्ट करे विद सॉल्वेंट नॉर डिसोसिएट, ना इसमें टूटे ना जुड़े। टूटना और जुड़ना तुमने सॉल्यूशन चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा अपने स्कूल में, इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे भी, तो ये डिसोसिएट एसोसिएट समझे होगे कि CH3COH है, ये जैसे वाटर के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा, CH3CO नेगेटिव H पॉजिटिव। और अगर बेंजीन लिया तो बेंजीन के केस में ये क्या हो जाता है बेटा, एसोसिएट हो जाता है, बेंजीन के केस में ये एसोसिएट होता है, NCERT की लिखी हुई लाइन CH3। तो ये ऐसे एसोसिएट, ये कि जुड़े ना, एसोसिएट ना हो और डिसोसिएट ना हो, तभी अप्लीकेबल होगा। उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, बोर्ड का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता था भाई, कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। मेंस में क्या पूछा जा सकता है, इसमें से छोटी छोटी बातें पूछी जा सकती हैं, नीट में भी छोटी छोटी बातें पूछी जा सकती हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, सबसे पहली एप्लीकेशन है बेटा, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेज। बेटा जो कार्बोनेटेड बेवरेजेज कौन सी होती हैं, जिसमें CO2 मिला हो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड घुली हो। तो जैसे CO2 किसमें, सॉफ्ट ड्रिंक में, बियर में, सोडा वाटर में। हम क्या करते हैं, जैसे बेटा जो तुमने अगर बोतल देखी हो पेप्सी की, कोको कोला की, किसी की भी बोतल देखी हो, तो उसमें ढक्कन लगा हुआ है भाई। अगर तुम क्या करो, बोतल में से, ठीक है, ढक्कन तुमने खोल दिया, CO2 बाहर निकल गई, उस पेप्सी की बोतल को 2-3 दिन ऐसे ही रखे रहने दो, तुम देखोगे कि उसमें जमनी स्टार्ट हो जाएगी पेप्सी। लेकिन वैसे चाहे वो 1 साल तक पड़ी रहे, जब उसके तक उसके कैप लगी हुई है वो नहीं जमती है। तो ये CO2 वगैरह भरी जाती है कुछ टेस्ट एनहेंस करने के लिए, और दूसरा लिक्विड कि भाई वो आपस में कोएगुलेट ना हो जाए, इसलिए CO2 बीच में भरी जाती है। अब CO2 नॉर्मल टेम्परेचर पे तो इतनी सॉल्युबल है नहीं उस लिक्विड के अंदर, तो हम क्या करते हैं कि हाई प्रेशर लगाया, ऐसे बोतल के ऊपर हाई प्रेशर लगाया और फिर एकदम से ढक्कन बंद कर दिया। जैसे तुम गुब्बारे में हवा भरते हो, तुम पहले उसमें हवा भरोगे फिर उसको एकदम से सील कर देते हो, तो ऐसे ही तुमने क्या करा, CO2 भरी हाई प्रेशर पे, वो जाके लिक्विड के अंदर डिजोल्व होगी और उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए तुमने सील लगा दी। अब जैसे ही वो सील खोल ली जाती है बोतल की, तो बेटा बोतल का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई, तो गैस एकदम से बाहर निकल के भागेगी। बाहर निकल के भागेगी तो अपने साथ में कुछ वो जो तुम्हारा सोडा या जो भी कोल्ड ड्रिंक थी उसके पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल भी अपने साथ ले आएगी। इसको क्या बोला जाता है, एफ्लोरेसेंस बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है कि CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, बियर, सोडा वाटर, द बोटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर टू मेक CO2 soluble. When bottle is opened, pressure falls, CO2 bubbles out of the solution, causing the effervescence. Effervescence कैसे होती है वो मैंने बता दिया है। उसके बाद में
डीप सी स्कूबा डाइविंग बेटा, डीप सी डाइविंग या स्कूबा डाइविंग क्या है? जैसे मतलब बेटा जैसे जैसे समुद्र में नीचे जाते जाएंगे तो ऊपर से पानी की वजह से भाई प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब अपन जो सांस ले रहे हैं उस एयर में नाइट्रोजन भी है, उसके अंदर ऑक्सीजन भी, अपन ऑक्सीजन को अपने पास रखते हैं, नाइट्रोजन को बाहर निकाल देते हैं, ब्लड में सोल्यूबल नहीं। लेकिन अब बेटा तुम क्या लेके गए? तुम बिल्कुल प्योर ऑक्सीजन तो लेके नहीं जाते हो। जो स्कूबा डाइविंग वाले हैं सिलेंडर, गैस का सिलेंडर लेके गए, उसमें ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी होती है। तो जब वो पानी के अंदर गहराई में गया हुआ है तो उस टाइम पे प्रेशर हो गया ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो अब नाइट्रोजन भी ब्लड के अंदर घुलना स्टार्ट कर देती है। तो वो घुल गई भाई, तब तक आदमी को पता नहीं चला होता, फिर वो एकदम से जैसे सरफेस पे आता है, प्रेशर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया तो जो नाइट्रोजन घुल गई थी नीचे, वो बेटा एकदम से सॉल्युबल रही नहीं, तो एकदम से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो बाहर निकलेगी, वो क्या करेगी कि जो सेल वॉल्स वगैरह हैं उनको ब्रेक कर देगी, जो नर्व सिग्नल जा रहे हैं उनको रोक राख देगी। तो ये बड़ी बेकार सी कंडीशन होती है जिसको क्या बोला जाता है? बेंड्स बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? बेंड्स बोला जाता है। इसको अवॉइड करने के लिए आजकल क्या मिलाने लग गए? हीलियम, क्योंकि एक तो हीलियम का मास कम है, सोलिबिलिटी कम होगी, दूसरी बेटा हीलियम चली भी गई ब्लड के अंदर तो छोटी सी गैस है, चुपचाप बाहर निकल आएगी बिना कैपिलरी वेपिलरी को ब्रस्ट करे हुए। तो ये स्कूबा डाइविंग में एप्लीकेशन थी। द बेंड्स सिचुएशन कैसे होती है, कौन से केस में होती है, हेनरी लॉ का क्या यूज़ है, ये याद रखना, मेंस के लिए पूछा जा सकता है। तो ये है बेटा, कंप्रेस्ड एयर कंटेन N2 in addition to O2 which is not very soluble in blood at normal pressure. Deep sea, समुद्र में नीचे गए, मोर प्रेशर, मोर सोलिबिलिटी ऑफ N2 इन ब्लड। व्हेन डाइवर कम्स आउट, डाइवर बाहर आएगा तो प्रेशर गिरेगा। N2 बबल्स आउट क्विकली, बबल आउट होगी क्विकली। बबल्स रेस्ट्रिक्ट ब्लड फ्लो, अफेक्ट्स द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस और कैन इवन ब्रस्ट द कैपिलरीज और ब्लॉक देम। इस सिचुएशन को बोला जाता है बैंड्स, जो पेनफुल है और डेंजरस टू लाइफ है। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हीलियम भी मिलाई जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है बेटा। सॉल्युबिलिटी हीलियम की लो है और स्मॉल साइज़ है, सेल वॉल से इजीली पास कर सकती है बिना उन्हें को डैमेज करें। हाई एल्टीट्यूड पे बेटा ये एनोक्सिया, अपन को नाम याद होना चाहिए। ये क्या होता है? जैसे तुम चढ़े पहाड़ों के ऊपर, अभी गर्मियों में आ रहा है टाइम, पहाड़ों के ऊपर कोई आदमी चढ़ा, ठीक है, तो वहाँ पे जैसे अर्थ का तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है ना, तो भाई वो ग्रेविटी की वजह से गैसेस तो नीचे ज़्यादा खींच रखी हैं, ऊपर गैस कम है, ऊपर गैस भी कम है, प्रेशर भी कम है। अब प्रेशर भी कम हुआ तो आदमी के अंदर जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन गई वो इतने अच्छे से ब्लड में सोल्यूबल भी नहीं हो पा रही है, तो ब्लड में ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो आदमी अच्छे से सोच साच नहीं पाएगा भाई कि प्रेशर इज लो। तो भाई लो सोल्यूबिलिटी ऑफ O2 इन ब्लड, लो ब्लड O2 काजेज क्लाइंबर्स टू बिकम वीक, वो क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली, अच्छे से सोच नहीं पाएंगे। इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है? एनोक्सिया बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? एनोक्सिया। एनोक्सिया कहाँ पर यूज होती है बेटा? इन द फंक्शन ऑफ लंग्स। ये मतलब सॉरी एनोक्सिया नहीं, इसका जो हेनरी लॉ की एक एप्लीकेशन फंक्शन ऑफ लंग्स में भी सेम है, सेम एज स्कूबा डाइविंग, कि भाई अपन ऐसे सांस खींचते हैं, वो प्रेशर लगता है, ऑक्सीजन सोल्यूबल होती है, बाहर निकलती है, ये सारी चीज़ें बेटा, ठीक है। एनोक्सिया पहाड़ों के ऊपर होती है। उसके बाद में बेटा अपन ने पढ़ लिया सॉलिड इन लिक्विड, उसके बाद गैस इन लिक्विड पढ़ लिया। अब सॉलिड इन सॉलिड, उसके बाद में लिक्विड इन लिक्विड, पूरा बड़ा सा है जिसके अंदर आइडियल नॉन आइडियल ये सारी चीज़ें आएंगी। तो सॉलिड सॉल्यूशन भी बेटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है सब्सटीट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, एक होता है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। सब्सटीट्यूशनल का एग्जांपल अलॉयज, ब्रास। जैसे मान लिया बेटा यहाँ पे सारे के सारे ये कॉपर के एटम, काले काले कॉपर के एटम रखे हुए थे, अब तो ये सारे ही काले हो गए हैं, ठीक है। तो मतलब पहले मान लिया सारे ब्लैक ब्लैक ना, किसके एटम रखे हुए हैं? कॉपर के। तुमने कुछ एटम की जगह सब्सटीट्यूट कर दिया, किसको बेटा? जिंक को सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये क्या बन गई? ब्रास। टिन को करते तो ब्रोंज बन जाती। तो ये बेटा है सब्सटीट्यूशनल सॉलिड का एग्जाम्पल। और इंटरस्टिशियल सॉलिड स्टेट में तुमने पढ़ा होगा कि बीच में जो खाली जगह बच जाती है, इस खाली जगह को वॉइड या इंटरस्टिशियल साइट बोला जाता है। तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट नहीं करा गया है, जैसे टंगस्टन का लैटिस और टंगस्टन के एटम बिछे पड़े हैं, उसके अंदर आके कोई कोई कार्बन लग जाए, बीच में घुस जाए, ये सब्सटीट्यूशनल सॉलिड का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल टंगस्टन कार्बाइड। उसके बाद में बेटा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस लिखा हुआ है। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन जो है वो क्या है?
द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स अबव द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अरे मतलब तुमने एक पानी की बोतल भर के रख रखी है, या तुमने क्या कर रखा है, एक गिलास रख दिया, चाहे गर्मी हो चाहे ठंड, भाई उसमें कुछ वेपर्स तो बनेंगे ही। यहाँ तक तो है पानी, ये पानी है बेटा, ऐसे कुछ वेपर्स इसके बन के ऊपर चले गए। इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि अब भाई एक तो बन के ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, हो लिया ये बैलेंस कि अब जितने बन रहे हैं वेपर्स उतने ही वेपर से लिक्विड बन जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जो प्रेशर, ये बेटा गैस क्या कर रही होती है, प्रेशर लगा रही होती है नीचे की तरफ। तो गैस, ये जो वेपर्स इसके ऊपर प्रेशर लगा रहे होंगे उसको वेपर प्रेशर बोला जाता है। इस वाले लेक्चर में हम यहीं तक का करेंगे। आगे के जो लेक्चर में है बेटा, आगे के लेक्चर में जो नेक्स्ट मैं रिकॉर्ड करूँगा उसमें तुम्हें ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ठीक है। उसके बाद में टेम्परेचर का इफेक्ट, राउल्ट्स लॉ, फिर भाई ये तुम्हारी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये सारी चीज़ें करेंगे। राउल्ट्स लॉ भाई स्पेशल केस हेनरी लॉ का कैसे होता है, इनके बीच में क्या सिमिलरिटी है, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन कैसे बनते हैं, कैसे एक ग्राफ आए, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। उसके बाद में बेटा जो तुम्हारी बबल पॉइंट करो क्या होती है, ठीक है, ड्यू पॉइंट करो क्या होती है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे सारे के सारे। आज की क्लास में इस वाले लेक्चर में इतना ही भाई।